साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आरओ, एआरओ की परीक्षाएँ, चाहे वो प्री की हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, जो पेपर कराए गए हैं, उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम लोग जो है एक-एक करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 का जो सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस वाला जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, हड़प्पा स्थल की जो पुरातात्विक स्थल है, इसके खोजकर्ता कौन रहे? दयाराम साहनी रहे। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से संबंधित हैं दयाराम साहनी। हस्तिनापुर की जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। बीबी लाल। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की एन.जी. मजुमदार ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये महाजनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। कोसल की राजधानी अहिछत्र नहीं रही है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल जो है वर्तमान में फैजाबाद वाला जो जिला जिसे आप अयोध्या कहते हैं के रूप में विद्यमान था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अहिछत्र जो है ये आपका पांचाल, देखिए पांचाल के दो राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जृंभी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवाल या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह केवलिन कहलाए थे। अगला यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका जो ड्रीमेटियस है ये हिंद यूनानी शासक था। ड्रीमेटियस हिंद यूनानी शासक था, 3 से मिला दीजिए। रुद्रदामन जो है ये शक शासक था। शक 4 से मिला दीजिए। गोंडो फर्नीज जो है ये पहलो शासक था। क्या था? पहलो शासक था, तो 1 से मिला दीजिए। बिम कटफिशस कुषाण शासक था, तो 2 से मिला दीजिए। तो देखिए, ड्रेमेटियस हिंदू यूनानी शासक था। रुद्रदामन रुद्रदामन जो है आपका शक शासक था। गोंडो फर्नीज ये पहलो था। बिम कटफिशस कुषाण था। तो 3 4 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब कथन कांड का प्रश्न है, बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, आपका कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ये कथन सही है। कारण, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां हैं, युद्ध और किस वर्ष ये युद्ध लड़े गए, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए, आपका जो चंद्रवाड़ का युद्ध जो होता है, आपका चंद्रवाड़ का युद्ध या चंद्रावर का युद्ध जो है ये 1194 2 से मिला दीजिए। तैमूर का जो आक्रमण होता है ये 1398 में होता है, 1 से मिलाइए। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, 1565 4 से मिला दीजिए। घाघरा का युद्ध जो होता है वो आपका 1529 में होता है, 3 से मिला दीजिए। तो चंद्रवाड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा के युद्ध 1565 में, घाघरा के युद्ध 1529 में। तो आपका क्या हो जाएगा? 2143 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 सूचियां दी गई हैं। ठीक है, आपके भक्ति काल के संत हैं और उनका मतलब संप्रदाय क्या था उसको यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य जी का संबंध पुष्टि मार्ग से था। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग। रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है, रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और शंकर का अद्वैतवाद है। अगला है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लेडन और रस्किन ने। किसने किया था? बाबरनामा का अनुवाद लेडन और रस्किन ने किया था। देखिए, बाबरनामा मुगल बादशाह अकबर की आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में। ध्यान रखिए, कई बार पूछा था कि तुर्की में कि फारसी में, ये तुर्की भाषा में थी। ठीक है, बाबरनामा नाम जानी जा रही वाली पुस्तक का मूल शीर्षक जो है तुझके बाबरी है। और 1810 में लेडने और रस्किन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन ने अनुवाद को पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो देखिए, कौन थे इसमें से? हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला, इन्हें सैयद बंधु कहते थे। ठीक है, ये किंग मेकर कहलाते थे। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला। भारतीय इतिहास में
राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दारा शिकोह को जो है दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है। औरंगजेब द्वारा की गई नृशंस हत्या 1659 ईस्वी में के बाद उसके आदेश पर दारा शिकोह का शव हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में दफनाया गया। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये 4 युद्ध दिए गए हैं। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। इन्हें क्रम से लगाना। देखिए यहाँ पर आपका दौराह दौराह या दोहरिया का युद्ध कब होता है? 1532 में होता है। 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा जाता है, जिसमें अफगान सेनाओं की हार होती है। फिर चौसा का युद्ध जो होता है 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। फिर आपका कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में, जिसमें शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को पूरी तरह पराजित किया। शामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। 1658 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने निर्णायक विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, दोराह का युद्ध 1529 में। फिर चौसा का युद्ध होता है। दोराह के युद्ध के बाद आपका चौसा का युद्ध, सॉरी, दोराह का युद्ध 1532 में। चौसा का युद्ध जो है आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। 1539 में तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 1 के बाद 4 आ जाएगा। फिर आपका देखिए कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। फिर सामूगढ़ का युद्ध 1600 सामूगढ़ का युद्ध जो होता है आपका 1658 में होता है। तो सबसे लास्ट में आपका सामूगढ़ आ जाएगा। तो 1 4 3, सॉरी, एक सेकेंड, 1 4 2 3। ठीक है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जो है इसे जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल शासक औरंगजेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों द्वारा जिंदा पीर की संज्ञा से विभूषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाक्रम है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल योजना। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट कब की है? ये है आपकी 1928 की। फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 में। फिर आपका क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, मार्च 1942 में। बेबल योजना आती है 14 जून 1945 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नेहरू रिपोर्ट 3, फिर आपका अगस्त प्रस्ताव 2, फिर आपका क्रिप्स मिशन आएगा 1, फिर आपका बेबल योजना 4। तो 3214, 3214 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, राजनीतिक दल और किस वर्ष इनका गठन हुआ। तो यहां पर देखिए कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में। भारतीय जनसंघ का 1951 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ का 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल का 1925 में, ए आई ए डी एम के का गठन 1972 में होता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में। 1925 में आरएसएस का गठन भी जो है 1925 में ही होता है। AIADMK का गठन जो है 1972 में। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और चीन और चाय के व्यापार को 1837 के चार्टर अधिनियम उसका भी एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, लेखक और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को यहां हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बी डी सावरकर की पुस्तक क्या है? बी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 2 से मिलाइए। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है आर.सी. मजूमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 3 से मिला दीजिए। वहीं पे आपका एस बी चौधरी की पुस्तक है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। तो 4 से मिला दीजिए। अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 अर्थात ए ऑप्शन। फिर से देख लीजिए। यहाँ पर बी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.बी. चौधरी की है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, अशोक मेहता की है द ग्रेट रिवेलियन। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक के द्वारा लाया गया लाहौर प्रस्ताव, ठीक है। पी पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी के द्वारा। जनता की योजना जो है ये आपका विनोबा भावे के द्वारा नहीं है, ठीक है। गांधीयन प्लान जो है एस एन अग्रवाल की है, गांधीयन प्लान जो है एस एन अग्रवाल की, परंतु जनता की योजना या पीपुल्स प्लान इसका प्रारूप जो है एम एन राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। तो देखिए पीपुल्स प्लान अर्थात जनता की योजना का प्रारूप 1945 में प्रमुख विचारक मानवेंद्र नाथ राय या एम एन राय ने प्रस्तुत किया था, जबकि विनोबा भावे सत्याग्रह सत्याग्रह तथा भूटान भूदान आंदोलन संबंधित थे। लाहौर प्रस्ताव जो है आपका 1940 में फजल उल हक द्वारा। पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में राजा सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा, और गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है कथन कांड का। कथन कांड का प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए कथन कांड का कथन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। यह कथन सही है। दूसरा इसका कारण जो है, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो यहाँ पे देखिए कथन कांड दोनों ही सही है अपनी जगह, पर व्याख्या नहीं कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होना था। तो यहाँ दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जो अंग्रेजों की विघटनकारी नीति का एक और प्रमाण था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। इस पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम एक नया समझौता भारतीय प्रदेश में अस्तित्व में आता है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो देखिए सोन नदी, इन चारों महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक का, इन चारों में सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। विकल्पों में दिए गए नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसलिए सोन का सबसे अधिक है, उसके बाद आपका गंडक का है, फिर रामगंगा और फिर महानंदा। तो सोन, गंडक, रामगंगा, फिर महानंदा है। आगे बढ़ते हैं। मलमपुजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मलमपुजा बांध जो है मलमपुजा नदी पर स्थित है। देखिए मलमपुजा बांध दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ में मलमपुजा नदी पर है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुजा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो चेरुथानी बांध जो है ये पेरियार नदी पर है। किस पर है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथनी नदी पर बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी। चूंकि ऑप्शन में आपका चेरुथनी नदी नहीं है, तो उसकी जो मुख्य नदी है पेरियार, उसका नाम दिया गया, तो पेरियार सही हो जाएगा। इस बांध से जल विद्युत शक्ति बनती है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, और यह इंद्रावती नदी पर है। किस पर है? इंद्रावती नदी पर है। यह जगदलपुर के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। यह जगदलपुर के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं पश्चिम घाट के बारे में। तो देखिए 3 कथन जो दिए गए हैं। पहला है, यह एक पश्चिमी घाट जो है भरसोल्त पर्वत है। ये कथन भरसोल्त या ब्लॉक पर्वत है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसका पूर्वी ढाल है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही है। इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल से आच्छादित है, ये भी सही है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के तीनों कथन ये सही है। देखिए पश्चिमी घाट बरसोत या ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपस्वलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहावने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री को ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। वास्तव में यह पर्वत श्रेणी न होकर के
प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन की ग्रेनाइट और नीस द्वीपों चट्टानों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल रोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य के रूप में देखिए, जूट के लिए पश्चिम बंगाल है, चाय के लिए असम है, गन्ना का उत्तर प्रदेश, रबड़ के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, रबड़ के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं है, रबड़ का केरल है। भारत में केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किसकी रोपाई की जाती है? देखिए, धान की रोपाई होती है, धान की रोपाई होती है। ठीक है, सरसों, गेहूं, मक्का की बुआई होती है, धान की रोपाई होती है। देखिए, विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। अगला है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहां पे? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? काली मिर्च और इलायची का उत्पादन आपका केरल में होता है। ठीक है, केरल में होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सोना कोलार आपका कर्नाटक में, कोयला झारिया से, सही है। लौह एस गंटूर से नहीं है, हीरा पन्ना से, पन्ना जो खनन क्षेत्र है वहां से, मध्य प्रदेश का। लौह एस के लिए गंटूर प्रसिद्ध नहीं है। देखिए, गंटूर जो है आपका एक आंध्र प्रदेश का जिला है। देखिए, भारत में लौह एस के उत्पादन में अग्रणी जो है उड़ीसा का बोनोई, क्योझर, मयूरभंज है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, सही है। कारण, क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार था, गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, इनका एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? लिग्नाइट के, देखिए, आपके लिग्नाइट के जो भंडार है आपके गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, पुडुचेरी में, झारखंड में नहीं है। ठीक है, झारखंड में नहीं है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार आपके क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में है, परंतु उसमें आपका झारखंड नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, मतलब प्रकृति में प्राप्त पदार्थ और वो किस तत्व, उसमें तत्व कौन सा होता है? देखिए, हीरा कार्बन का ही अपर रूप है, संगमरमर कैल्शियम का, रेत सिलिकॉन और माणिक्य रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, हीरा कार्बन है, संगमरमर जो है कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, माणिक्य रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, लोम्बोड लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जो है ये बाली एवं लोम्बोक के मध्य में, किसके मध्य में? बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। देखिए, पानी के एक ये छोड़ दीजिए, लोम्बोक जल डमरू मध्य जावा सागर को, लोम्बोक जो जल डमरू मध्य है या लोम्बोक स्टेट जो है, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता था, या इंडोनेशिया में बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो देखिए, फॉकलैंड, ब्राजील, लेब्राडोर, कनारी। तो इसमें से जो ब्राजील जलधारा है ये गर्म जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी ठंडी जलधाराएं हैं। अगला है, यहाँ पर देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात क्या है? देखिए, चार्ट से चार्ट से सर्वाधिक आपका पेट्रोलियम है, चार्ट से सर्वाधिक आपका पेट्रोलियम है। तो तीन से मिलाइए, नाइजर से क्या है? यूरेनियम। दो से मिला दीजिए, रवांडा से कहवा या कॉफी है। चार से मिला दीजिए, बेनिन से क्या है? बेनिन से कपास है, बेनिन से कपास है, तो वन से मिला दीजिए। तो 3241 सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, चार्ट से पेट्रोलियम है, नाइजर से यूरेनियम है, रवांडा से कहवा या कॉफी है और बेनिन से कपास है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश जो है आपका कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक है, सबसे अधिक आपका सऊदी अरब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि विश्व स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर, तो पेट्रोलियम क्रूड का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो अमेरिका है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे रशिया है। ठीक है, फिर आपका ईरान का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है ब्राजील है, फिर वियतनाम, कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। सबसे अधिक ब्राजील है, दूसरे पे आपका वियतनाम आता है, तीसरे पे कोलंबिया आता है, फिर चौथे पे इंडोनेशिया। कॉफी वृक्ष एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? देखिए, यहाँ पर
कोयला होता है, लौह अयस्क होता है, हीरा होता है, परंतु यूरेनियम नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ इसके प्रचुर जो है भंडार नहीं है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील है वो लौह अयस्क भंडार के लिए, किसके लिए है? लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ मेसाबी एवं बर्मिलन प्रमुख लौह खदानें हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका बैकॉल, बैकॉल जो है रशियन फेडरेशन में से संबंधित है। मलावी एशिया में नहीं, मलावी जो है आपका कहाँ पे? अफ्रीका का है, अफ्रीका, मलावी अफ्रीका में है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं। कैस्पियन सागर ये एशिया और यूरोप के मध्य में है, एशिया और यूरोप में फैला हुआ। तंगनाइका या टंगनाइका अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम है? तो अंडमान निकोबार का केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे न्यूनतम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यहां पे कितना 46 है। देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है? मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान। तो इसमें से मंगोलिया में सर्वाधिक कम मंगोलिया सर्वाधिक कम जन घनत्व में प्रथम स्थान पर है। कौन सा है? मंगोलिया है। ठीक है, यहां जन घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक कितना पहुंचने का अनुमान है? तो यह 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान, 575 मिलियन। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या का 31.2%, 31.2% है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है? तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव एक साथ हो गए, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात जो है वो न्यूनतम है? तो दमन दीव का है। किसका है? दमन दीव का है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो 16 जो है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रशासनिक अधिकरण है ये आपका भाग 14A से, भाग 14A से है संबंधित है। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं जो है भाग 14 में है। ठीक है, आगे चलते हैं, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 4 माह तक अधिकतम, ये 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर 3 माह और 1 माह इक्स्ट्रा होकर 4 महीने हो जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 197(1) खा के अनुसार के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक रोका नहीं जा सकता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय निर्वाचन, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये जो 47 है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसका उत्तर है 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये चूंकि यहाँ पर प्रथम बार कहा है इसलिए 3 होगा, पर तो यदि पूरा देखे जाए कितने महीने तक रोक सकता है तो 4 महीने। क्यों? क्योंकि प्रथम बार पारित करने के बाद 3 महीने, यदि दोबारा से फिर जाएगा विधानसभा में और विधानसभा फिर से उसमें जो संशोधन करना है या जैसा भी है फिर से अगर आपका विधान परिषद के पास भेजता है तो विधान परिषद फिर से 1 महीने तक रोक सकता है, अधिकतम 1 महीने। तो कुल मिलाकर के यदि पूछा जाए कितने महीने तक रोक सकता है तो 4 महीने से अधिक नहीं रोक सकता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 महीने वाला जो क्राइटेरिया है ये संघ शासित प्रदेशों के लिए जो होता है ये 6 महीने होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326 है। कौन सा है? अनुच्छेद 326 है। ठीक है, वहीं अन्य में देखें आप तो अनुच्छेद 323 में क्या है?
323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। 325 में धर्म, मूलवंश, जात या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, समिति और वर्ष। तो देखिए, आपका पीके थुंगन समिति कब की है? पीके थुंगन समिति जो है 1988 की, पीके थुंगन 1988 की है। अशोक मेहता समिति जो है 1977 की है। पीके थुंगन समिति जो है 1988 की है, 1988 की। अशोक मेहता 1977 की। बी आर मेहता 1957 की है। एल एम सिंघवी जो है 1986 की है। फिर से ध्यान रखिएगा, पीके थुंगन समिति 1988 की है, 1988। अशोक मेहता 1977 की है। बी आर मेहता 1957 की और एल एम सिंघवी 1986 की। ठीक है। उल्लेखनीय कि बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसमें क्रम लगाने कहा जाएगा तो सबसे पहले बी आर मेहता आएंगे, फिर आपका अशोक मेहता समिति आएगी, फिर एल एम सिंघवी, फिर सबसे लास्ट में पीके थुंगन आएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, कई बार क्रम लगाने के लिए पूछता है। आगे चलते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी का सुझाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो यहां पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट और ये पीबी अनुपात जो है ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए, योगदान इंटू 100 बटा के विक्री, योगदान इंटू 100 बटा के विक्री, इससे निकालते हैं। योगदान जो होता है वो बिक्री कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? गरीबी का परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। तो इसमें से जो परिवहन के साधनों की कम संख्या, इसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपका तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान करने वाले तृतीय गतिविधियों के तहत आते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि कृषि जो है, कृषि या खनन इत्यादि जो है आपका प्रथम सेक्टर में आ जाते हैं, प्राथमिक में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक में आपका विनिर्माण क्षेत्र आ जाता है, उद्योग है, ये सब आ जाते हैं। अगला है मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से प्रश्नों को देखना है। आयात कर क्या होता है? आयात कर व्यापार की मात्रा को, आयात कर जो होता है ये व्यापार की मात्रा को क्या करता है? घटाता है। किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से खरीदने को आयात या इंपोर्ट कहते हैं। आयात कर या ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला कर है। सामान्यतः इस आयात पर लगाया जाता है। आयात कर व्यापार की मात्रा को क्या कर देगा? घटाएगा। आयात कर ज्यादा होगा तो आप बाहर चीजें कम मंगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनता बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में, 1994 में बनाया गया था। ठीक है, जीएसटी किस तरह का है? तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा जीएसटी। इसे 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? कौन है? तो ये आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उरुग्वे दौर किससे संबंधित? उरुग्वे दौर जो है ये डब्ल्यूटीओ और आपका गैट दोनों से संबंधित है। देखिए, गैट के उरुग्वे दौरे 1989 से 93 ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौरे के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर की, जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। ठीक है, तो गैट के स्थान पर इस प्रकार 1948 में जो स्थापित गैट था, इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो ये गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत में निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके? शुद्ध निर्यात। तो ये शुद्ध जो निर्यात होता है वो निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है वो एफ डब्ल्यू टेलर को, एफ
डब्ल्यू टेलर को कहा जाता है। FW मतलब फ्रेडरिक विस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखिए टेलर की पुस्तक का नाम क्या है? टेलर की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा? तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम के द्वारा, ध्वनि की प्रबलता आयाम से मांगी मापी जाती है। ठीक है, तीव्रता या इंटेंसिटी या लाउडनेस ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि की धीमी, मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है। अगला है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से और साफ देख सकते हैं, जबकि इसमें पास की चीजें धुंधली ब्लर दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित शक्ति या फोकस दूरी के उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का। ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम कहलाती है, यह नियम दिया था किसने? न्यूटन ने दिया था। क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का तीसरा नियम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो देखिए, संवहन और चालन के लिए माध्यम आवश्यक है, परंतु विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई, मेसन, क्वार्क। तो इसमें से क्वार्क जो है मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूलभूत कणों के दो वर्ग होते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन कहा जाता है। लेप्टॉन। अगला है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ये स्टील का ऐसा प्रकार है जो हवा, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से भी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो होता है, स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आपका क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो नाभिक के आकार की कोट 1 × 10⁻15 मीटर होती है। 1 × 10⁻15 मीटर के कोटि की होती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कांच को गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। देखिए, फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग देता है, क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला देता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड कैल्शियम सल्फाइड चटक लाल देता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला देता है। चाहे इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख करके बार बार इसको पढ़ सकते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग देता है, क्रोमिक ऑक्साइड जो है हरा रंग देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड चटक लाल और कैडमियम सल्फाइड जो है नींबू जैसा पीला। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है जो वायरस से नहीं होता है? तो देखिए, खसरा, रेबीज, पोलियो ये वायरस से होता है, परंतु जो 6 रोग है जिसे टीबी कहते हैं या तपेदिक कहते हैं, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यह जो है बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। आगे चलते हैं। देखिए, आपका जो खसरा है, खसरा जो है आपका मुर्वली वायरस से होता है, रेबीज जो है रेब्डो वायरस से, और पोलियो जो होता है पोलियो मेलाइटिस वायरस से होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये कौन सा है? विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी है। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का, तो देखिए, कथन क्या है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। ये कथन सही है। कारण, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो कथन तो सही, परंतु कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया के कार्य जो है उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। अगला है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो यह जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस, देखिए,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो हरित ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह 1991-92 में शुरू किया गया, सही है। यह मानव और हाथी के टकराव की समस्या पर काम करता है, सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित नहीं है। यह जो है जंगली और जो कह सकते हैं कि ये अंदर रखे जाते हैं या पाले जाते हैं उनके इनके भी कल्याण पर केंद्रित है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जो है आरंभ किया गया था, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहां पर? चेन्नई में की है। चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लखनऊ महानगर के बारे में बात करना है। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 3 कथन दिए गए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। यह कथन आपका सही है। दूसरा, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। यह भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 30% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। यह भी सही है। 3 के तीनों कथन यहां पर सही है। ठीक है, देखिए, लखनऊ नगर निगम सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र वर्तमान में विस्तृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के जिलों 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः ये थारू कहलाते हैं। ठीक है, दीपावली के दिन ये करते हैं, अपने पूर्वजों को भेंट आज प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, वाराणसी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश से कानपुर में, 1972 में। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो देखिए, इसका योगदान जो है कितना है? 85%। ठीक है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85%। मेथा की खेती जो है बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में की जाती है। भारत जो है मेथा का संपूर्ण विश्व में 80% उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बरेली। बरेली प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली है। ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आजमगढ़ का निजामाबाद है। कत्था उद्योग के लिए बरेली है। ठीक है, और आपका बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत है। प्लाईवुड उद्योग के लिए सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद या बिजनौर। आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, निजामाबाद है या नजीमाबाद है। ठीक है, दोनों अलग है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? कहां पर है? वाराणसी में है। वाराणसी, बनारस में। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, ये आपका आजमगढ़ में है। तो 4, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, 2 से मिलाइए। 2, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, 1, शीशा शिल्पकृति ये फिरोजाबाद, 3। तो क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। इसकी स्थापना 1974 में 1974 में हुई थी। 1974 में। अब यहाँ पर आगे ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग रीजनिंग और करंट अफेयर को प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ विविध वाले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां हैं, राज्य और उसमें उसके अस्तित्व में आने के वर्ष, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, आपका नागालैंड जो है, नागालैंड
1963 में, 1963 में नागालैंड, झारखंड वर्ष 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में। ठीक है, याद रखिए नागालैंड 1963 में। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, 12 वर्ष पर। ठीक है, अगला है समाचार पत्र और उनके प्रकाशक कौन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी के जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम के अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। फिर से ध्यान रखिए, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी के जोगेंद्र नाथ बोस हैं, ठीक है, वंदे मातरम के अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं। देखिए, रचना है, उसके रचनाकारों को हम यहाँ सुमिलित करना। अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है? पढ़नी। अष्टध्यायी के रचनाकार जो है पढ़नी, 4 से मिलाइए। महाभाष्य के कौन है? महाभाष्य के पतंजलि हैं, 3 से मिला दीजिए। निरुक्त के कौन है? निरुक्त के यास्क हैं, 1 से मिला दीजिए। वार्तिका के कौन है? वार्तिका के पतंजलि हैं, नहीं, वार्तिका के जो है कात्यायन है, कात्यायन 2। देखिए, अष्टध्यायी के पढ़नी है, महाभाष्य के पतंजलि हैं, महाभाष्य के पतंजलि, निरुक्त के यास्क हैं, वार्तिका के कात्यायन है। तो 4-3-1-2 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना। देखिए, स्तूप कहाँ से है? ये बाघ की गुफा, ये सांची। चित्रकारी बाघ की गुफाओं में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से, और दशावतार मंदिर देवगढ़। स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ की गुफाएं, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। आगे बढ़ते हैं, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? पटना में, बिहार के पटना में की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिए, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को जो है आपका भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, मतलब इसे दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया है? तो देखिए, सौरभ गांगुली ने बनाया है, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है, आपका पृथ्वी शॉ ने बनाया है, सुरेंद्र गावस्कर ने नहीं बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? शिक्षा डालेगा, चिकित्सीय देखभाल डालेगा, प्रशिक्षण डालेगा, परंतु सिंचाई नहीं डालेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं? दिल्ली तो है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, परंतु मध्य प्रदेश नहीं शामिल है इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन से? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इंदु प्रकाश, ये जो इसकी जो प्रकाशक थे वो MG रनाडे। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक। बॉम्बे क्रॉनिकल के जो अखबार, अंग्रेजी अखबार है, इसका प्रकाशक किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, इंदु प्रकाश के MG रनाडे, नेटिव ओपिनियन के BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल के आपके फिरोज शाह मेहता है, इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।